अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर यज़दानी। आज हम आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करना चाहते हैं। इंटरव्यू लेना एक फ़न है तो इंटरव्यू देना भी एक फ़न है। नौकरी के हसूल के लिए हर शख्स को इससे वास्ता पड़ता है। पंजाब में सबसे बड़ा अदारा रिक्रूटमेंट का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। मुख्तलिफ पोस्टें आती हैं, लोग इंटरव्यू देते हैं, लेक्चरर, एसएस व दीगर डिपार्टमेंट के लिए। जब कॉल आती है तो उम्मीदवार की ख्वाहिश होती है कि मैं इस तरह तैयारी करूं कि जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, वहां जो लोग बैठे हैं वो इनसे मुतमईन हो जाएं। उम्मीदवार मुख्तलिफ लोगों से मशवरा करता है। अलमिया यह है, कुछ ऐसे लोग मशवरा दे रहे होते हैं जिन्होंने ना कभी इंटरव्यू लिया होता है, ना इंटरव्यू कभी दिया होता है। और बाज़ लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया या लिया हो, वो इस तरीके से गाइड करते हैं कि उम्मीदवार समझ नहीं पाता। नतीजा क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है, कुछ लोग इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो सारी तवज्जो अपने कपड़ों पर, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए लगा देते हैं, व दीगर ऐसे मामला। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कई दफ़ा इंटरव्यू दिया और हर दफ़ा वो कामयाब रहे। बतौर लेक्चरर हिस्ट्री भर्ती हुए, फिर डायरेक्ट पोस्टिंग में एसोसिएट प्रोफेसर, फिर 20वें स्केल में फुल प्रोफेसर। मेरी मुराद गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू से है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दिया। आज हम आपसे इंटरव्यू के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। मैंने जैसे कहा कि आपने मुतअद्दिद बार इंटरव्यू दिए, और ये मैंने कहा कि आपसे जब मैं राब्ते में आ जाऊंगा फिर बताऊंगा कि आपने शुमार नहीं किया जा सकता कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए मुख्तलिफ जगह पर इंटरव्यू लिए, और पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन में आप अक्सर जाते रहते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं आपसे पूछूं और हमारे जो उम्मीदवार हैं जो इंटरव्यू में अपील होना चाहते हैं उनको फ़ायदा हो जाए, कि हमें ये बताइए कि मुख्तसर कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जब कोई उम्मीदवार जाता है तो क्या तवक्कुआत होती हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की उस उम्मीदवार से कि वो किस म्यार का हामिल हो। डॉक्टर असगर यज़दानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इंतहाई अहम मौजू के ऊपर मौका दिया इजहार का। जो आप ऐसा समझें कि राइट नाउ मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में एक स्टूडेंट को कैसे गाइड किया जा सकता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जी वो जी। क्या तवक्कुआत करते हैं उम्मीदवारों से। सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उन इदारों में से, चंद एक इदारों में से है कि जो मेरिट के ऊपर फैसले करता है और बेहतरीन स्टफ को हायर करने की या इंडक्ट करने की कोशिश करता है। जी ये जितना भी वो इंटरव्यू करता है अपने लिए नहीं करता, बल्कि दूसरे गवर्नमेंट के इदारों के लिए करता है। इस लिहाज से आप ऐसे समझें कि वो एक थर्ड पार्टी है कि फॉर एग्जांपल अगर उन्हें लेक्चरर के इम्तिहान करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये अपना शोबा नहीं है, बल्कि ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का शोबा है। इसी तरह दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल एजुकेशन है दूसरा, तो इस लिहाज से वो थर्ड पार्टी। जितने भी बाकी जितने भी इंटरव्यूज होते हैं पाकिस्तान में, वो डायरेक्ट उसमें खुद इंटरव्यू लेते हैं। तो उनमें उनकी जो पसंद नापसंद, और खासतौर पे जो यूनिवर्सिटीज में ये बहुत ज्यादा आता है कि वहां पे पहले सिलेक्शन होती है कि फलां को रखना है, उसके बाद वो सीटों को का अनाउंस करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही रखना है, खुद ही अनाउंस करना है और खुद ही सारा कुछ करना थोड़ा है। सा लेकिन ये पंजाब पुलिस थोड़ा सा आपको मैं रोक रहा हूँ। मैं जो मतलब समझ जाऊँ आप जो कहना चाहते हैं वो ये कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन किसी खास महकमे का नहीं बल्कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो मुख्तलिफ महकमों की भर्ती करती है उनके दिए गए मैार के मुताबिक। जी बिल्कुल, आपने सही उसकी वजाहत की है। जी तो इस लिहाज से वो थर्ड पार्ट, तो उसको किसी से कोई लगाव नहीं है या उनका कोई फेवरेटिज्म नहीं है कि हमने इसको लेके आए आना है अपने डिपार्टमेंट, इसको नहीं लेके आना। तो इस लिहाज से ये वाहिद इदारा है कि जो थर्ड पार्टी के तौर पे काम करता है और इंसाफ को, जस्टिस को इंश्योर करता है। जी और इंटरव्यू के उसूल के लिहाज से एक हमारे पास जो स्टफ है उसका प्रॉब्लम है कि जो हमारे पास उम्मीदवार आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन
इस चीज को इंश्योर करता है कि जो रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं उस महकमे ने, खासतौर पे जब लेक्चरर की बात करें तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ उनको लाइंस दी होती हैं और क्वालिफिकेशन दी होती है, और ये सारे उन्होंने मेयारात तय किए होते हैं। उसके बाद उन्होंने एक टेस्ट लेना होता है और टेस्ट में फिर जो स्टाफ आता है उसका इंटरव्यू करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इतना स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ आपसे, मैं दोबारा भी बात करूंगा, एक अलग व्लॉग करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम इस मुख्तसर वक्त में मुंतखब कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि हमने लेक्चरर की भर्ती हो रही है और एक तालिब इल्म जा रहा है उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, इस्लामियत, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, अभी हम सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे, उन उस तालिब इल्म को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी एक शख्सियत, लिबास है, और उसके अपनी जो अंदाज़े नशिस्त बर्खास्त है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बात कैसे करनी है, उसने अपनी शख्सियत को कैसे, किस लिहाज से प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये एक मार्केटिंग फेज है। तो उसने अपनी शख्सियत को मार्केट करना है और दूसरा अपने नॉलेज को मार्केट करना है। तो तीन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 सब्जेक्ट नॉलेज, नंबर 2 लैंग्वेज यानी एक्सप्रेशन जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, और तीसरा उसकी शख्सियत। तो ये तीन चीजें जो हैं वो बुनियादी तौर पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी है उन चीजों को, तीन चीजों का ख्याल रखते हैं कि उसकी शख्सियत, उसको बोलने का अंदाज, गुफ्तगू करने का, बैठने उठने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कितनी है। पहले नंबर पे उसका सब्जेक्ट आता है कि उसको सब्जेक्ट आता है कि नहीं, और दूसरा अगर सब्जेक्ट आता है तो क्या जुबान उसको आती है। अगर जुबान आती होगी तो वो उसमें आगे करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें लेक्चरर की जो कम्युनिकेशन है उसमें इंग्लिश और उर्दू है, क्योंकि बीएस प्रोग्राम शुरू हो चुका है और उसमें इंग्लिश में सारे जो कोर्सेज होते हैं, लिहाजा उसको इंग्लिश जुबान के ऊपर उबूर होना लाजमी है। और उसके बाद उर्दू, उसकी चूंकि जितने भी सोर्सेज हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जुबान किताबें भी लिखी गई हैं उर्दू में, लिहाजा उसको उर्दू जुबान भी आनी चाहिए। ये नहीं है कि उर्दू जैसे बाजार में बोलते हैं वैसे नहीं, बल्कि करेक्ट उर्दू जो है वो आनी चाहिए कि जो वो लफ्ज बोल रहे हैं उस लफ्ज के मानी और मफहूम क्या है। उसका कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बात भी और करना चाहता है और उसका मानी को और निकलता हो। तो ये तीन चीजें बुनियादी तौर पे हैं। पहले सब तो पहले सब्जेक्ट, दूसरा जुबान, और दूसरा उसकी शख्सियत। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी मैं बात, अगर आप इजाजत दें, जी जी। कि हमारे पास जो स्टफ है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके आता है, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो उसमें हम उससे एनालिसिस मांगते हैं, उसमें क्रिटिकल अप्रिसिएशन हम मांगते हैं कि वो क्या उस इतना काबिल है कि उसमें किसी चीज को एक्सप्रेस कर सके, किसी चीज को इवेलुएट कर सके, उसको एनालाइज कर सके, क्या उसमें कोई तनकीदी या तकलीकी उसमें मौजूद है, या उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज कि वो तमाम उलूम को किसी एक नए सिरे तक ले जा सके, या उसमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो आने वाली नस्लों को एजुकेट कर सके। क्योंकि सबसे पहले उसकी अपनी कैपेसिटी होगी तो वो स्टूडेंट्स को कुछ दे सकेगा। ये नहीं है कि हम उसको सीधा सवाल करें और उसका वो जवाब दे दे तो इसका मतलब ये है कि वो पास। मसला ये है कि पब्लिक कमीशन उससे रिक्वायर करता है कि उसने एमए किया हुआ है, एक यूनिवर्सिटी से वो फारिग तहसील है, एमफिल किया हुआ है, तो उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी चीजें आनी चाहिए। हिस्ट्री, खास तौर पे जो हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है उस लिहाज से मैं मिसालें अगर इसकी दूं तो मैं माजरत हूं कि जो हिस्ट्री इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ डेट्स, ये सब्जेक्ट कौमों का जवाल कैसे हुआ, उरूज कैसे हुआ, कौन सी फिलॉसफी जो है वो वहाँ किस सोसाइटी ने अपनाई, कहाँ पे किस जो एक रिफॉर्म है उसका फायदा हुआ, किस जंग में उसको फतह हुई, उसको नुकसान क्यों हुआ, दूसरे को शिकस्त क्यों हुई। तो ये पूरा जो है वो एक एनालिसिस का नाम है। अगर उसकी एनालिटिकल स्किल्स नहीं है उसके पास, जो एनालिटिकल कैपेसिटी नहीं है उसके पास, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा कैंडिडेट नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने आपको गुफ्तगू के दौरान मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि आप इतनी कीमती बातें कर रहे हैं तो मैं बाद में पूछ लेता हूँ। एडमन, ये हमारी रिकॉर्डिंग का टाइम खत्म हो गया? जी हैं, अच्छा।
मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे आप एक तसव्वुर फरमाएं कि मैं ऐसा एक उम्मीदवार हूं जिसने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया। आपकी बातों से भरपूर इस्तेफादे की खातिर मैं ये सवाल ऐसा कर रहा हूं। मैंने इंटरव्यू के लिए पहली दफा जाना है। आपने पहले कहा कि वो लिबास का ख्याल रखे, इससे बहुत से लोग नहीं समझ सकते कि कैसे ख्याल रखे, लिबास किस किस्म का होना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद ऐसे उम्मीदवार देखे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई टाई लगी होनी चाहिए, तो वो बेचारे स्पेशल कोट पैंट टाई अरेंज करते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? अगर शलवार कमीज हो, कुछ लोग कहते हैं वेस्ट कोट जरूर पहने या फलां चीजें। आप जरा मुख्तसर फरमाएं कि लिबास के सिलसिले में किन बातों का ख्याल करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने सही पॉइंट आउट किया है कि अगर शलवार कमीज पहनी है तो अच्छी बात है, उसमें वेस्ट कोट जो है वो होनी चाहिए। पैंट कोट अगर गया है तो उसको टाई होनी चाहिए। और टाई ये नहीं है कि टाई के नीचे वाला बटन जो है ना वो खुला होना चाहिए और वो एक नॉन सीरियस उससे हो। और वैसे जितने भी लोग होते हैं वो तो तकरीबन यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, तो उनके लिए लिबास का मसला नहीं है। उनको बड़े आराम से इस चीज का पता होता है और दूसरे दोस्तों से वो कंसल्ट भी करते रहते हैं। तो ये आपने सही पॉइंट आउट किया है, ये दोनों लिबास जो हैं वो मुनासिब है। लेकिन उसको कोई भी ऐसा जेस्चर नहीं होना चाहिए कि वो नॉन सीरियस हैं, कि आपने अगर पैंट कोट पहना हुआ है तो नीचे आपने चप्पल शूज पहने हुए हैं, यही तो बात। ये बात। इसी तरह आपने डॉक्टर साहब आपने कहा नशिस्तों बर्खास्त की बात की। मैंने खुद देखा है, मुझसे भी लोगों ने कई दफा पूछा है कि जब हमें वो बाहर जो बंदा बैठा होता है, हमारी बारी आती है, बुलवाता है, तो हम जब जाते हैं क्या हमें दरवाजे में खड़े होकर कहना चाहिए मैं ही कम सर इजाजत लेनी चाहिए? नंबर एक। जब हम चले जाएं आगे, तो क्या कुर्सी जो पड़ी होती है खुद बैठ जाना चाहिए, या जो वहाँ लोग मौजूद होते हैं वो कहीं बैठना चाहिए? कैसे आपके पास जो फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल, क्या वो दरमियान में मेज पड़ी होती है वहां रख लेनी चाहिए? ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यकीन मानिए कि लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। आप जरा थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएंगे तो बड़ी एक अच्छी होगा ये। डॉक्टर साहब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने कभी पूछा तो नहीं है लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है ये कि जो वहाँ पे मेंबर्स होते हैं या एडवाइजर्स होते हैं वो बहुत एजुकेटेड होते हैं, बड़े ये पढ़े लिखे लोग बहुत ही बड़े हैं। हाँ। वो इन चीजों को प्रूव नहीं करते। अगर कोई शख्स इजाजत ले ले तो दिस इज गुड, कि समटाइम्स वो अपना पेपर वर्क कर रहे होते हैं और एक कैंडिडेट अंदर आ जाए तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो अगर वो कह दें कि उसके ऊपर मैं कामिन या मैं अंदर आ सकता हूँ या अंदर आ सकती हूँ तो इसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन नहीं भी पूछे तो मेरा ख्याल है कि हाँ। इसमें कोई माइंड नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि वो पूछ ले कि इजाजत है, पूछ। और उसके बाद आप कुर्सी में बैठ, कुछ लोग जो है वो आके तो वहां पे खड़े हो जाते हैं और खड़े रहते हैं। तो हाँ। फिर ये कुर्सी में बैठते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जब इजाजत ले ली है अंदर आने की तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहें कि मैं अगला कदम उठा लूं फिर अगला मैं कदम उठा लूं। भी अंदर आने की इजाजत मिली तो कुर्सी सामने पड़ी हुई बैठ जाए आराम से। बहुत दूसरी जो बात आपने की, अमूमन कुर्सी जो है वो टेबल के करीब नहीं होती, उनके आगे एक छोटा सा टेबल होता है, उसके ऊपर अपनी फाइल रख लें या उसने किताब छापी है या थीसिस है। बेहतर मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि अगर कोई किताब लिखी है या कोई उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ है या थीसिस है तो इट्स बेटर कि वो जो मेंबर साहब होते हैं जो चेयर कर रहे होते हैं उनके आगे रखते हैं, क्योंकि उनकी स्पेशल एक प्रोडक्ट होती है। तो वो आए तो उन्हें कहें सर दिस इज माय थीसिस, तो उसको रख के तो आप अपनी टेबल के ऊपर बैठ जाए। तो बहुत ये एक अच्छा है कि आप अपनी प्रोडक्ट उनके सामने अपने मार्केट करना है, अपने आप को ज्यादा दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा कैंडिडेट हूँ। तो उसमें जब आप अपनी प्रोडक्ट रखते हैं कि ये मेरा थीसिस है तो डेफिनेटली आप अपनी क्वालिफिकेशन जो मेंबर के पास है उससे ज्यादा आप बता रहे हैं कि मैंने थीसिस भी एक लिखा है। एक्चुअली आप ये अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले सब्जेक्ट के बारे में तो बड़ा अच्छा बताया, मिसालें देकर बताया कि आपको सब्जेक्ट पर किस हद तक अबूर होना चाहिए और तवक्कुआत कैसी होती हैं। वहाँ मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं, एक उनमें बैठे होते हैं डीआर, जिन्हें डिपार्टमेंट का नुमाइंदा कहा जाता है, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उनका क्या काम होता है, वो क्या चीज़ एवेल्युएट करते हैं, और एक उम्मीदवार को उनके साथ बिहेव किस तरह करना चाहिए और उनके किस किस्म के सवाल कर सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, इसको समटाइम्स जो है वो जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव या डीआर होता है जी जी। वो जिस डिपार्टमेंट की है उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मसलन अगर सोशल वेलफेयर का है तो उसका डीआर रहेगा, क्योंकि वो उनसे जो क्वेश्चन करेगा वो अपने डिपार्टमेंट के हवाले से करेगा। जी जी। तो अगर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी बंदे को वहां पे डीआर भेजेंगे और डीआर का काम है कि वो क्वेश्चन करे कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या होता है,
इसमें जो सबसे बड़ी जो ऑफिस होता है उस वो क्या है, डीपीआई किसको कहते हैं, और क्लास जो है टीचिंग मेथड क्या है, जो लेसन प्लानिंग है वो क्या होती है, क्लासरूम जो है वो एक अच्छा क्लासरूम कौन सा होता है, और एक अच्छा टीचर कौन सा होता है, अच्छा स्टूडेंट किसको होता है, यानी अगर कोई डिपार्टमेंट शरारती जो है, स्टूडेंट है तो उसको कैसे आपने टैकल करना है, आप कहना अगर चाह कोई रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट स्टूडेंट मुख्तलिफ है। डिपार्टमेंट मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में किस तरह रन करता है उसके मुतल्लिक सवाल होने चाहिए। लेकिन मैंने देखा है अक्सर तालिब इल्म भी बताते हैं उम्मीदवार के जो डीआर होता है वो भी सब्जेक्ट की बातें कर रहा होता है। पता नहीं उनको या तो पता नहीं होता माजरत के साथ कि हमारी क्या जुरिस्डिक्शन है, किस किस्म के सवाल करने हैं। आप जो बात बता रहे हैं वो तो हमें समझ आ रही है। हाँ, ये डीआर का ये यही हुआ है जो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने सब्जेक्ट के ऊपर अगर वो पूछ लेते हैं तो उसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन उनको बेसिकली उनका ये पूछना चाहिए जो टीचिंग स्किल्स हैं, या उनका जो टीचिंग स्किल्स हैं, या प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, या स्टूडेंट्स का के बारे में पनिशमेंट के जो है उसूल हैं कि स्टूडेंट को पनिशमेंट कैसे देनी है, क्या आप इसको करते हैं, और जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उससे पूछते हैं कि जी डीपीआई से क्या बनता है, तो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, हालांकि उसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, उसको स्टडी करना जरूरी है। तो ये जो डीआर का काम है कि वो उसके बारे में जो डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है उसके बारे में वो पूछें, और क्लासरूम के बारे में और कॉलेज के बारे में, और इस तरह इम्तिहान के बारे में, तो ये ज्यादा उसकी जिम्मेदारी होती जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि डीआर अगर सब्जेक्ट के बारे में सवालात कर लें तो हर्ज तो कोई नहीं है। लेकिन क्या बेहतर नहीं है कि पॉलिसी मिशन वालों को उनको बताया जाए कि जो उम्मीदवार होता है वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए अपनी अपनी वो एक डोमेन में रहते हुए सवालात करें। है। डॉक्टर साहब उसमें एक थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम आता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो तैयार होके नहीं आते इस लिहाज से कि उनको महकमे के बारे में क्वेश्चन किया जाए। ठीक। हालांकि दूसरे जो कुछ महकमे के हैं वो उसमें तैयारी वो सब्जेक्ट की करके आते हैं, लेकिन जो लेक्चरर के इम्तिहान में हमने देखा है कि वो बिल्कुल अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहते हैं, अच्छा। और महकमे के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी तवज्जो नहीं थी। मेरा ख्याल है मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं कोई 1% या 2% लोग होंगे जिनको पता होता है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या होता है। तो इस लिहाज से बजाय इससे ये टीचर जो है वो फिर प्रोफेसर ठीक। होते हैं, ठीक। वो फेवरेबल होते हैं कि इनको पता नहीं है, एक थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में पूछ लें, तो वो एक फेवर होती है स्टूडेंट के ठीक। लिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा लोगों ने डराया होता है कि पॉलिसी कमीशन में जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वहाँ एक बड़े ही मान्यूट किस्म की ऑब्जर्वेशन वाले साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं और वो बड़ी साइकोलॉजी देखते हैं, उनके पास नंबर होते हैं। तो कई उम्मीदवारों से मैंने सुना है वो बेचारे कहते हैं कि पता नहीं वो क्या चेक करेंगे, अपने आप को हमने किस तरह वहाँ वो पेश करना है। तो इस बारे में बताइए कि वो तालिब इल्म की साइकोलॉजी चेक की जाती है? अगर चेक की जाती है तो क्या देखा जाता है? ये उसमें जो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी कि एक तो सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए आपको, और तीसरा ये है कि आप अपनी शख्सियत में एक कंपोज शख्सियत के साथ, ये नहीं है कि आप कोई ना कोई ऐसे ठट्ठा मार के जो है वो हंसना शुरू कर दें, या कोई बात अगर हो तो आप फ्यूरियस हो जाएं, या आप बिल्कुल सैडिस्ट कोई रवैया इख्तियार करें कि नहीं जी मुझे तो कोई नौकरी नहीं मिल रही। कुछ स्टूडेंट शुरू कर देते हैं कि मेरी माँ को कैंसर हुआ था, मेरी माँ बीमार थी, मुझे ये है वो है। तो मतलब है शायद जो है ना ये वो लोग जो है वो बड़े फेवरेबल हो जाएंगे, बड़े सिंपैथेटिक हो जाएंगे। नहीं, मेरा उनका मतलब ये था कि उनकी वो जो बातें ठीक हैं, लेकिन वहां स्पेशली माहिर नफ्सियात होते हैं या जो आम प्रोफेसर बैठे होते हैं उनमें ये सलाहियत जाहिर हर किसी में होती है, वही चेक कर लेते हैं, या मेंबर बोर्ड जो होते हैं ये उनकी जिम्मे होती है ये बात देखना। ये बिल्कुल जो होते हैं ना ये सारी चीजें वहां पे एक डीआर होता है, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, और एक मेंबर होते हैं जो चेयर कर रहे होते हैं पंजाब पुलिस कमीशन के जी। ऑनरेबल मेंबर होते हैं जो किसी सर्विस में या आर्मी में उनका कैरियर हो या ब्यूरोक्रेसी में उनका कैरियर हो, तो वो लोग मौजूद होते हैं, या वो प्रोफेसर हों या किसी भी शोबे से गवर्नमेंट में ग्रेड 22 से रिटायर्ड वुमन होते हैं वो। तो वही उसके लिहाज से उनको वही ये बातें देख लेते उसमें की हैं। तो डॉक्टर साहब,
ज्यादा फोकस, ज्यादा जिस तरह आपने खुद फरमाया कि तालिब इल्मों का भी उस पर होता है और सब्जेक्ट ही एक मेजर चीज होती है, कैसे मुतमिन किया जा सकता है अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को, इंक्लूडिंग मेंबर बोर्ड को, तालिब इल्म जो अच्छा इंटरव्यू दे के आए और वो जब निकले तो सारे खुश हों कि वाह ये बड़ा खूब इंटरव्यू था, वो चंद एक बातें बताइए कि वो इत्मीनान का इजहार किन बातों से करते हैं? वो तीन चीजें ही हैं जो मैंने पहले बताई हैं कि जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका, कि उस सब्जेक्ट के बारे में उसको बेहतरीन चीजें और एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, उसको एनालिसिस आना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि उसकी लैंग्वेज है वो बड़ी खूबसूरत बोल रहा हो, खूबसूरत इंग्लिश बोल रहा हो। और उर्दू के बारे में अगर उससे पूछे तो एक खूबसूरत, तो उसको सारे उर्दू जुबान के ऊपर मुकम्मल उबूर होना चाहिए। और तीसरा है कि जो जिस तरह वो जाके बैठा है, जो उसने लिबास पहना हुआ है और जिस तरह जो है उनके बालों का स्टाइल है या गुफ्तगू का स्टाइल है, वो एक बड़ा एक तलफ़ुज़ है उसका, वो एक प्रॉपर खूबसूरत होना चाहिए। तो ये चीजें जो है वो बहुत एडमायर करती हैं। और एक बात ज़हन में रहे कि जो मेंबर्स होते हैं वो मुख्तलिफ, बेशक उनको एक ये ट्रेनिंग होती है कि उन्होंने रिक्रूट कैसे करना है, और लेकिन ये एक बात है कि उनकी जो कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कहते हैं जी कि सबको पास करते जाएं, हाँ। या जो खुद फेल ना होना चाहिए, और जो बेहतरीन कैरियर के लोग होंगे उनको अच्छे नंबर दे देंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे और नीचे वाले रह जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो उसूल परस्त बहुत ज्यादा होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो पास है वो पास है, जो फेल है वो फेल है। हाँ, तो ठीक। उस तरह मेरिट के ऊपर उसको इंश्योर करते हैं कि मेरिट के ऊपर ही हो। फॉर एग्जाम्पल एक रिसेंटली मैंने इंटरव्यूज जो हैं वो लिए, तो वो मेंबर्स जो हैं वो बाकायदा हम कुरान मजीद जो है उसकी आयत पढ़ते थे और हजरत अली का फरमान के जो इंसाफ करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। तो उसके लिहाज से आप देखें ना कि जो लोग कहते हैं कि चलो जी अगर इतनी सीटें हैं तो फेल हो जाए, किसी का रिस्क चल पड़ेगा, हाय हाय। तो एक घर का चल पड़ेगा। लेकिन जो उसने अगर अपने कैरियर में 40,000 बच्चों को पढ़ाया है और अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया और डिसऑनेस्टी की है, तो आप 40,000 कुनबे तो उसने तबाह कर दिए ना। तो आप को बचाते हुए 40,000 जो है वो खानदानों को तबाह किया है। तो इस लिहाज से वो ना टीचर जो इस तरह का जो लोग सिलेक्ट करते हैं, हम उनको नहीं समझते कि वो कुरान या हजरत अली या जितने भी कायदे आजम या जितने भी मशाहिर हैं उनके उसको ठीक कर। हाँ, जी टीचर जो है वो किसी के खिलाफ नहीं होता, जो ओरिजिनल टीचर है वो जी जी। या ब्यूरोक्रेट जो बैठे होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि ये लोग आए, अच्छा परफॉर्म करें और हम इनको शाबाश दें और इनको भर्ती करें। ये जेहन से निकाल दिया जाए कि उम्मीदवारों के जेहन में अगर कोई खौफ है कि वहां पे जाते ये लोग फेल करने के लिए बैठे हैं, नहीं, वो उनको भर्ती करने के लिए बैठे। लेकिन कुछ आप अपने आप को परफॉर्म करेंगे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि जी। एक वहां पे मेंबर्स, वहां पे कैंडिडेट आया तो उसने कहा जी मैंने 17 इंटरव्यूज दिए हैं और 17 में मैं फेल हुआ। अच्छा, 17 इंटरव्यू दिए उसने और नाकाम हुआ? ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो वो उन्होंने मेंबर साहब ने उनसे पूछा कि अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आपसे क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जी मुझसे उन्होंने ये पूछा था। हम्म। तो मेंबर साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं भी आपसे, आप समझे कि यही पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। कहते जी नहीं आता। उन्होंने कहा दूसरा क्या दिया था। उन्होंने फिर जो जवाब वो सवाल दोहराया, एक और बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा चल अब इसका आप जवाब दें। तो तीन सवाल बताए और तीनों का उन्होंने कहा जी कि ये आप समझे कि मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, इसका जवाब दें। तो वो इसको रिप्लाई नहीं कर सका। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आपको पता चला है कि आप क्यों फेल हुए थे। तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि जब उनसे एक सवाल होता है या दूसरे लोग कहते हैं कि मुझसे ये सवाल हुआ है, तो उसका फौरी तौर पे तैयारी कर लें कि वो जिंदगी में अगर दोबारा आपसे क्वेश्चन हुआ तो आप उसको कवर कर लेंगे, अच्छा बजाय उस्ताद, इसके। अब उम्मीदवार से जो आपने बताया कि पहले इंटरव्यू में जो पूछा था अब भी नहीं आ रहा, मुझे एक बात याद आ गई कि एक बंदे ने कहा कि जितनी मुझ में ताकत बचपन में थी, मैं अब बूढ़ा होने वाला हूं, अब भी मुझ में ताकत बरकरार है, जवानी में भी इतनी रही। किसी ने पूछा कैसे पता चला, उसने कहा ये जो पत्थर सामने पड़ा हुआ है ना बड़ा सारा, ये बचपन में भी नहीं उठाया जाता था, जवानी में भी नहीं, बुढ़ापे बुढ़ापे में भी नहीं उठाया जाता, लिहाजा मेरी ताकत का मैयार पूरी जिंदगी एक जैसा रहा है। दूसरा आपने जो कहा कि लिबास का असर पड़ता है और हर चीज का पड़ता है, बालों के स्टाइल का भी, तो ये जो मेरा स्टाइल है आजकल खासा पॉपुलर हो रहा है, इसका कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ता?
नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं है, बस अच्छा शख्सियत से ज्यादा अच्छा। शख्सियत का होता, जो एक नॉर्मल देखने में हाँ कपड़ों के लिहाज से, बालों के लिहाज से वो एक शरीफ आदमी लगे कि वो इस प्रोफेशन में के हाँ, लिहाज से दुरुस्त है, तो बस इसी के लिहाज से इसके ऊपर इतना बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना फोकस नहीं चाहिए। करना जो चाहिए। है वो उसको देखता है कि इसका नॉलेज क्या है, इसकी लैंग्वेज कैसी है, क्या इसमें कोई क्रिटिकल एनालिसिस एनालिटिकल स्किल्स हैं कि ये उसको एक टीचर, अच्छा एक प्रोफेसर साबित हो सकता है, टीचर हो सकता है। तो ऐसी भी बात नहीं। मैं एक और बात करने लगा था कि उम्मीदवार जो हैं हम्म वो बाजू का बाहर जाके बताते नहीं है कि हम्म मुझसे क्या क्वेश्चन हुए। हम्म, वो कोशिश करते हैं कि जी मैंने इतने सवालों के जवाब दे दिए और इतने सवालों के जवाब, मुझे एक दो सवाल बस रह गए, वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोल। तो उसमें वो अगर सच बोल दें तो ये अच्छी बात है कि जो उनसे क्वेश्चन उसको नहीं आए थे उनका किसी से जवाब मिल जाएगा। हाँ और दूसरी ये बात है कि जब वो ये कहते हैं कि जी इतने सवाल नहीं आए, सवाल का जवाब ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म, बशर्ते कि वो हो कि बहुत एनालिटिकल हो, बहुत मुश्किल हो। तो उसमें वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये नहीं आता तो अगला सवाल पूछ लेते हैं। ये तो बात। उसमें जो देना कि मैंने 4 के जवाब दिए हैं, 3 के नहीं दिए, लिहाजा मुझे जो है वो कोई मेरे ये रिजल्ट आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। हम्म जो लोग है या वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि इसकी लैंग्वेज का म्यार क्या है, इसके सब्जेक्ट का म्यार क्या है, और हम्म, क्या ये एक अच्छा उस्ताद साबित हो सकता है या नहीं। इसमें अगर उसके चंद एक सवाल जो है वो मिस हो गए तो इससे कोई कोई हर्ज नहीं। फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल है ना। अच्छा अनुज डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ही कीमती बातें बताई। चलते चलते बस छोटी छोटी बातें मैं ऐसी पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हम उम्मीदवार से तो बड़ी तवक्को रखते हैं, आपने बताया भी। एक बात जो मुशाहिदे में आई है और बड़े लोगों ने तज़किरा किया, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको सवालात करने चाहिए। उम्मीदवार का अंदाज़े बयां जो होता है वो किस तरह एक्सप्रेस करता है वो देखना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि कुछ हमारे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आते हैं, जब उनसे कहा जाता है सवालात कीजिए, तो वो खातन अगर हों तो वो अपना पर्स खोलकर अंदर से चिट्टे निकाल लेती हैं। जो मर्द हजरात वो लिख कर ले आते हैं। तो लिख कर लाने का मतलब ये है कि उन्होंने या तो स्पेशली कोई मुश्किल सवालात लिखे हैं, या माजरत के साथ उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि एक गैर रस्मी अंदाज से इंटरव्यू ले सकें। तो वो चिट देख के तालब इल्म पर बड़ा एक नेगेटिव असर जाता है, पता नहीं कितना मुश्किल सवालात करने लगे। क्या ये रवैया मुनासिब है इंटरव्यू लेने के लिए? हाँ, इसको अवॉइड करना चाहिए बेशक। इस चीज को कुछ लोग जो है वहां पे जाके तो कोई मौजू रख जेन में रख लेते हैं। तो ये जो है कि उसको लिख के रखने से जो उम्मीदवार है उसके जेन के ऊपर असर पड़ता है कि शायद जो सवाल करने वाला है उसके बाद बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन सम टाइम्स ये होता है कि उन्हें किस एरिया के बारे में क्वेश्चन करना है, तो वो अपने आप को अगर रख लेते हैं तो ये वहां पे वो अपने आप को मार्केट करने नहीं आया, उम्मीदवार मार्केट करने आया है। ये यस। तो होता है ना कि खाम खा के जैसे कीड़े निकालना। वो अगर वो टीचर से जो टीचर है अगर उसके साथ कोई ज्यादती होती है, जैसे कुछ जो हजरात हैं सब्जेक्ट्स हैं उसमें ग्रो बन जाते हैं कि फलां को होने देना है, फलां को नहीं होने देना, वो जातियात के ऊपर उतर आते हैं। वो इसी तरह के लोग होते हैं जो मेरिट से हट के जिनको किसी ना किसी हवाले से भर्ती कर दिया जाता है, वो फिर हर जगह पे नफरत के साथ लेके चलते हैं। अच्छा, वो इसी से नफरत के अलावा कोई चीज नहीं रखते, डॉक्टर तो वो साहब, इसी से अच्छी रिलेटेड बात, बात है वो। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी से एक बात और आखिरी बात है, बड़ा वक्त लिया आपसे। कुछ जनरल नॉलेज की बातें पूछी जाती हैं, करंट अफेयर्स अफेयर्स की बातें पूछी जाती हैं। कहते हैं, सुनने में आया है कि बाज दफा इसका भी कुछ नेगेटिव असर इस सेंस में हो जाता है कि मसलन किसी ने पूछ लिया कोई हालात हाजरा के बारे में, कोई पॉलिटिकल सिनेरियो मुल्क का है या दुनिया का है, किसी सुपर पावर के बारे में है। तो अगर उम्मीदवार से पूछा तो उन्होंने जब अपनी राय दी, तो वो सुनने वाले जो है, इंटरव्यू लेने वाले, उनकी राय से मुख्तलिफ होती है। जिस तरह आजकल हमारी आम जिंदगी में होता है कि हम बहस करते हैं तो मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं। तो क्या इसका भी असर मनफी पड़ सकता है कि एक उम्मीदवार जवाब देता है तो सुनने वाला जो है, इंटरव्यू लेने वाला जो है, वो उसकी राय से मुतसादम हो वो बात, तो उसकी मार्किंग में, सिलेक्शन में वो चीज़ हायल हो सकती है? नहीं, ऐसा अमूमन नहीं होता, जो है वो ऐसा अमूमन नहीं होता। अगर कोई शख्स ऐसा बैठा हो कि जिसने सम टाइम प्रोफेसरों की आपस में मुखालफत होती है, तो मैंने चंद एक दफा
पॉइंट आउट भी उसको किया कि भी वो ये साथीजा के बारे में बात के खिलाफ बात करना शुरू हो गए। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। वो जो स्टूडेंट है उसकी एनालिटिकल अप्रोच देखनी है, उसका एनालिटिकल स्किल्स देखना है। अगर वो किसी बात की मुखालफत कर रहा है, हाँ वो बात जो है हमारे रिलीजन के, हमारे कल्चर के, किसी मिनॉरिटी के या हमारे मुल्क के, रियासत के खिलाफ ना हो, तो वो अगर उस चीज की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि इस इंसान के अंदर से देखें, अंदर से सलाहियतें कैसी हैं और अंदर से ये जो है वो हमारे एक माशरे के लिए बेहतरीन लोगों को जो है वो आगे लेके जाने वाला है या एक फसाद क्रिएट करने वाला है। और कोई एज एक्सट्रीमिस्ट हो उसके आइडिया से, तो डेफिनेटली इंटरव्यू का मतलब है कि उसको एक्सपोज करना कि उसके अंदर क्या छुपा बैठा है। ये सही तो उसको ऐसे जब डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। एक और चीज है, जनरल नॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, कुरान जो इस्लामी उलूम है, पाकिस्तान स्टडीज है, फॉरेन अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उसके बारे में कोई भी ओपन है वो पूछा जा सकता है, कोई भी मजमून। लेकिन उसका फर्क, अगर कोई केमिस्ट्री का बंदा है और वो अगर पाकिस्तान की या फॉरेन पॉलिसी के बारे में जवाब नहीं देता, उसको माइंड नहीं किया जाता। लेकिन जब उससे कि जो ग्वादर है वो किस सूबे में है, तो वो कहते हैं कि ये सूबा पंजाब में है, तो ये चीज कबूल नहीं है। जब उससे पूछ कि जो है वो जो जो पंजाब का जो कैपिटल कौन सा है, तो वो उसको बता दें कि वो क्वेटा है, तो ये चीजें जो है वो काबिल कबूल नहीं होती। लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। उसका अगर सब्जेक्ट बेहतरीन है और उसका अगर कम्युनिकेशन जो है वो बेहतरीन है, तो फिर ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने सब्जेक्ट से जरूर बात करना चाहता हूँ, हिस्ट्री के हवाले से। हिस्ट्री के हवाले से तरीके का हमारा उसमें थोड़ी सी गौर करने की जरूरत है कि जो हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज ये दो अलग सब्जेक्ट हैं। जी बिल्कुल। और इस दफा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉलिसी ये अपनाई कि हिस्ट्री की सीट के ऊपर पाकिस्तान स्टडीज का बंदा भी अप्लाई कर सकता है। ये पॉलिसी ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल। उसकी वजह ये पाकिस्तान स्टडीज वाले बंदे ने सिर्फ पाकिस्तान को पढ़ना है, जबकि जो है उसमें उसने यूरोप को पढ़ना है, उसने सेंट्रल एशिया को पढ़ना है, उसने जो अमेरिका को पढ़ना है, उसने फॉरेन पॉलिसी, उसने इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना है, पूरी दुनिया को पढ़ना है कोरियोग्राफी को पढ़ना है। तो वो कत्तन इस चीज में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर एक पाकिस्तान स्टडीज का बंदा सिलेक्ट हो जाता है हिस्ट्री में और उसे कहा जाता है कि आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ें या आप यूरोपियन हिस्ट्री, तो उसको चीज का पता ही नहीं है। तो ये पॉलिसी को जो है वो बिल्कुल खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान स्टडीज का जो बंदा है वो शुड नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरशिप इन हिस्ट्री। तो इस एक ये बात है। दूसरा ये है कि हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं या उम्मीदवार हैं वो ये समझते हैं उनसे जो मर्जी उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी हो, उन्होंने कोई और हिस्ट्री पढ़ी हो, वो सिर्फ एक बात को कहते हैं कि जी फ्रीडम मूवमेंट। उनसे पूछें कि जी हम, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वसी सब्जेक्ट है, हम पूछते हैं कि हाँ जी किस सब्जेक्ट को पूछे, वो कहते हैं तहरीके पाकिस्तान। अब तहरीके पाकिस्तान में जितने भी हमारे सूबे हैं या इंडिया है उसके जो जितने भी सूबे थे और जो उसमें हुक्मरान थे अंग्रेज, वो सारे उसमें स्टेक होल्डर्स हैं और उस किसी के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता। अब वो समझते हैं कि सिर्फ कायदा के 14 निकात, लखनऊ पैक्ट, सिर्फ इसके बारे में पूछा जाए। तो हालांकि वहां पे जो मौजूद हैं, जो हिंदू हैं, हिंदू महासभा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, सिख पॉलिटिक्स है, मुस्लिम पॉलिटिक्स है, कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो ये बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि हिस्ट्री में जब हमने कह दिया कि तहरीक पाकिस्तान से पूछे, तो ये सिर्फ हमसे यही पूछे कि क्रिप्स मिशन कब आया था। अगर उससे पूछे कि क्रिप्स मिशन का इम्पैक्ट क्या हुआ था पॉलिटिक्स के ऊपर, मुस्लिम पॉलिटिक्स के ऊपर क्या हुआ था, या जो कैबिनेट मिशन प्लान है, जो उसकी जो प्लान जब आया तो उसका सिख पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर हुआ, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, तो उनको वो इसमें बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। और एक और बड़ी खौफनाक बात है कि अगर हमने 200 इंटरव्यू किए हैं तो 200 इंटरव्यू में से अगर कहा जाए कि आपने कोई 4 किताबें एकेडमिक पढ़ी हैं, एक भी स्टूडेंट ने, एक भी कैंडिडेट ने एकेडमिक बुक नहीं पढ़ी होती। वो खुलासे लेके कर लेते हैं, ये सवाल है, ये उसका जवाब है। वही जो मैट्रिक में या चौथी पांचवी में करते थे कि ये सवाल है, ये उसका जवाब है, इसके अलावा उसको। तो ये बड़ी ही परेशानी की बात है कि जो हमारे हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं
वो हिस्टोरियोग्राफी, रिसर्च मेथडोलॉजी और खास तौर पे जिसमें उनकी स्पेशलाइजेशन है उसमें कतन उनका क्रिटिकल अप्रोच नहीं होती, और वो सीधे सीधे चाहते हैं कि उनको सवाल किए जाएं कि अच्छा जी कायदे आजम के वालिद साहब का क्या नाम है, बस, या अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए। तो वो सिर्फ ये चाहते हैं। तो ये नहीं हो सकता, उनको ये पूछना होता है कि क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लाहौर रेजोल्यूशन है उसका रिएक्शन क्या आया, कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन है, या तो जो अंग्रेज हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था, तो हमने, या मुसलमानों के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, या उनकी जो तहरीक पाकिस्तान है उसके अगेंस्ट जो कौन से मुस्लिम पॉलिटिक्स या मुस्लिम नेशनलिज्म या इंडियन नेशनलिज्म जो है वो क्या था। तो ये क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरह ये खास तौर पे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि जो हिस्टोरियन या हिस्ट्री का स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ता, उसकी बेसिक्स नहीं क्लियर करता, वो कभी कभी अच्छा कैंडिडेट नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। और वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो पॉलिटिकल साइंस का, जो हिस्ट्री नहीं पढ़ता, जिसको हिस्ट्री नहीं आती, वो कभी अच्छा पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हो सकता। ये दोनों, ये कहा जाता है कि जो हिस्ट्री इज द लैब ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बहुत तो बहुत अच्छा। ये बड़ी जरूरी चीज है। जो उम्मीदवार हैं जो हिस्ट्री के, उनसे हम तवक्को करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की डिप्लोमेसी क्या है, नेशन किसको कहते हैं, पिलर्स ऑफ द नेशन क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, जो इदारे हैं वो क्या है, जुडिशरी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लॉ क्या होता है, ये सारी चीजें जो पॉलिटिकल साइंस की है। तो वाकई इसलिए हम करते हैं कि जो स्टूडेंट हिस्ट्री का आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, ही शुड बी क्लियर अबाउट ऑल द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन पॉलिटिकल साइंस। बहुत इस अच्छा। तरह का कैंडिडेट हिस्ट्री का हो सकता है। वाकई सर, जी बात आप भी। बात यह है कि बंदा किसी सब्जेक्ट के लिए जाए तो सब्जेक्ट पे रबूर होना चाहिए और मजा आता है इंटरव्यू देने में। वो आपने जो बात की ना कि लोग कोशिश करते हैं उम्मीदवार के सादा सवाल किए जाए। वो उर्दू के इंटरव्यू एक दफा ले रहे थे, मैं भी शरीक था एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो एक लड़की आई तो वो जवाबात नहीं दे रही थी, तो वो मेंबर बोर्ड ने कहा कि चलो कोई आसान बात, कोई दिलचस्पी है कभी शायरी से, कौन सा शायर पसंद है, कहने लगे अल्लामा इकबाल। कहते अच्छा कोई उसका शेर सुनाइए, लेकिन ये नहीं सुनाना खुद ही को कर बुलंद इतना। वो खामोश होगी, कहते बीबी सुनाती नहीं हो, कहते मुझे यही आता था। तो ये जो हम लिमिटेड कर लेते हैं अपने आप को, इसमें बड़ा। हाँ। हिस्ट्री के मौजूदात में कल्चरल हिस्ट्री आती है, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री आती है, मिलिट्री हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, चूंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को बुक्स, एकेडमिक बुक्स पढ़नी चाहिए। उनको खुलासे जो है वो नहीं पढ़ने चाहिए। खुलासे जो है वो 8वीं तक, 6ठी 7वीं तक तो बिल्कुल ही होने तो वैसे नहीं चाहिए, लेकिन एकेडमिक बुक्स पढ़ें। रिसर्च, जो रिसर्चर्स हैं उनकी बड़ी बड़ी किताबें उनको पढ़ें, ताकि उनको एक पता चल जाए कि डिबेट क्या होती है, और वो इस तरह के क्वेश्चन जो हमसे एक्सपेक्ट ना करें सिलेक्शन बोर्ड से, और फिर उसके बाद जो है वो ऐसी ना करें कि हम कोई बदयांती हो, कि हम कहें कि अच्छा ठीक है जी आपसे ये क्वेश्चन ये कर लेंगे। हम तो वहां पे इंटरव्यू में बाकायदा ये पूछ लेते हैं कि आप टॉपिक कौन सा है, लेकिन टॉपिक के बारे में वो कहते हैं जी कि एक टॉपिक बता दें, उसके बारे में हम कोई क्रिटिकल क्वेश्चन करते हैं। ये हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने जो है वो अलीगढ़ स्कूल कब शुरू किया था, या साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई थी। ये बिल्कुल सवाल ऐसे नहीं है कि जो प्रोफेसर मिशन के लेवल के। जो है वो इंटरव्यू हैं, ये बनता नहीं है। क्रिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं उससे उसकी जुबानदानी का पता चलता है कि इसको जुबान कितनी आती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक दफा स्टूडेंट से रूदे कौसर के बारे में पूछा, मौजी कौसर के बारे में। अब उसकी जुबान जो है, उर्दू जुबान इतनी शुस्ता है और इतनी उसमें ऐसी जुबान है कि आम बंदा जो बोलने वाला है वो उसके मानी को नहीं समझ सकता। बहुत। इवन हिंदी के जी जी। ये जो है इसे वो उसमें, तो उससे वो उसको नहीं समझ सकता। नहीं समझ तो वो किताबें तक नहीं पढ़ेंगे जब रूदे कौसर जैसी किताबें, मौजी कौसर जैसी सकते। किताबें नहीं, आप देखो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप उनको दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी कीमती बातें बताई सुनने वालों को, और बिलखुसूस जो इंटरव्यू जो किसी भी फील्ड में देंगे उनको बहुत फायदा होगा। दिल चाहता था कि और भी आपसे बहुत से सवालात करें। बिजली चली गई है और हमारे एडमिन ने पहले कोई बंदोबस्त प्रॉपर नहीं किया था, वो आर्टिफिशियल लाइट से काम चला रहा है।
मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे बहुत से ऐसे ही अहम सवालात के लिए हम हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया।